हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की दीपावली कैसी रही? आप लोगों ने अच्छे से मनाई? दीपावली के कारण ही 3 से 4 दिन का गैप हो गया। और थोड़ी पढ़ाई तो शायद सभी की ही कुछ कम हुई होगी। अब वापस उसी फ्लो में आप लोग आ जाएं। हम भी वीडियोस को कंटिन्यू कर देंगे। और और जो भी और स्कीम्स हैं वो भी हम कंटिन्यू 1 से 2 दिन में क्लियर कर लेंगे। शायद हो सकता है हम एमपी का खंड आप भी शुरू कर दें 2 से 3 दिन के अंदर। और एक रिवीजन क्लास भी शुरू कर देंगे। साथ ही पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, जिसमें यदि कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो वह गूगल मीट और जूम के द्वारा जुड़ सकता है। उसमें साथ में टेस्ट सीरीज भी शामिल रहेगी, साथ में पीडीएफ भी रहेगा, कंप्लीट पैकेज रहेगा वो। उसमें आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन क्लास रखेंगे हम। प्रयास करेंगे कि वह क्लास शाम के बाद हो, जिससे जितने भी वर्किंग पर्सन हैं वो भी ज्वाइन कर सकें। और पूरी 20 घंटे की से प्लस क्लास करके 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो भी नोट्स हैं, उस नोट्स में क्या लिखना है, क्या हम लोग को इम्पोर्टेंट है, एक नोट्स कैसे बनाएं, ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं जो शायद हम और आप एक इंटरेक्ट नहीं हो पाते समय की कमी के कारण या प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण। उसमें सीधा एक वर्चुअल क्लास रहेगी और साथ में हम लोग बात भी कर सकेंगे उस टाइम में जब हम पढ़ा रहे हों। आपको यदि कोई डाउट्स होगा तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही एक दो स्टूडेंट्स और थे, उन्होंने पूछा कि सर अभी जब हम टेस्ट देते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट 70%, 75% या ऐसी करीब करीब आते हैं। ऐसा क्या हो जिससे 80, 85, 8 और 90 तक आ सके? क्योंकि दोनों का स्कोरिंग करेंगे यदि हम एमपी का भी और साथ में इस समाज कार्य विषय का भी करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आने के लिए एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे आ सकते हैं, इस पर पूरा एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ है। वो भी हम 2 से 3 दिन में क्लियर कर देंगे। बस दीपावली के कारण वह बहुत बेहतर नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आप लोग अब पढ़ाई को फिर तेज़ कर दीजिए। ठंडी शायद कुछ जगह ज़्यादा पड़ने लगी है, तो पढ़ाई के लिए समय ज़्यादा निकालिए, पढ़ाई बहुत बेहतर कीजिए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 1 महीने या 1.5 महीने के अंतराल में संभावनाएं हो सकता आगे बढ़ जाए, लेकिन कम से कम इतना समय आप लोग के पास है ही। तो प्लीज़ आप लोग यदि ऐसे जो पर्सनल गाइडेंस में जुड़ना चाहते हैं तो वह एक हमें अपना व्हाट्सएप नंबर में बात कर सकते हैं। क्या क्या यदि कोई क्वेरीज होगी तो वो कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें हम चाहते हैं कि कुछ 8 से 10 या इतने जो सच में सीरियस स्टूडेंट्स हैं और सच में वो गाइडेंस चाहते हैं और उनको लगता है कि हम सर से बात करके अपने जो उन एक्सपीरियंस के बेस पे 10 से 5 क्वेश्चंस प्लस कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर जुड़िए। और उससे हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत सीरियस हो केवल वही जुड़े। ये देखिए, फीस इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यदि सच में सीरियस हैं। और हम साफ साफ कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स ही जुड़ें जो केवल पढ़ना चाह रहे हों। केवल ये नहीं कि अरे हमको फीस पे करना है, हम कर देते हैं, हम जुड़ेंगे नहीं आएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आप सच में सीरियस नहीं है और एक प्रकार से कंटिन्यूटी आप में नहीं बनी हुई है। तो प्लीज़, लेकिन हाँ, जो बहुत सीरियस है प्लीज़ वो ज़रूर जुड़ें। और एक अच्छा ये जो गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग को आगे बढ़ाकर सब कुछ सब एंगल से कि क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए। और जो नोट्स रहेंगे उन नोट्स के अलावा हम उसमें कुछ अपडेट भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों की पूरी एक फुल तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग ये लास्ट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो के बाद 6 जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम 7वीं यूनिट पे आ जाएंगे। वो से 2-3 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से एमपी जो टॉपिक है उसको शुरू कर देंगे, रिवीजन क्लास शुरू कर देंगे और साथ में पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी हम शुरू कर देंगे। ऐसा पूरा प्लान है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए योजनाएं। महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाओं के बारे में आप समझिए। जितने भी स्कीम्स हैं, स्कीम इतनी सारी स्कीम्स है, इतनी सारी स्कीम्स हैं कि सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाना
थोड़ा संभव है, थोड़ा कठिन भी है। इसकी संभावना थोड़ी कम बन सकती है, ठीक है, कि हम हर चीज़ को पूरा ला सकें, लेकिन पूरा प्रयास हमने किया है कि हम हर चीज़ को लाएं और आपको बेहतर मटेरियल अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरी शक्ति योजना, ये जो आज हम क्या देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, केवल स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं हमारे इस टॉपिक में, जो आगे वाला टॉपिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और उसके पहले जो अभी पढ़ रहे हैं यूनिट उसमें नीतियां हैं। तो हम नीतियों पे देखते हैं कि कौन कौन से सरकार ने ये नीतियां बनाई हुई हैं। जैसे किशोरी शक्ति योजना, यह क्या है? सरकार द्वारा किशोरियों मतलब 11 से 18 साल के जो लड़कियां हैं उनके विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। अधिक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाएं, कल्याण समाज कल्याण जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब अभी केवल टॉपिक है, इन टॉपिकों को हम आगे विस्तार से पढ़ रहे हैं। फिर प्रेरणा योजना है, इसमें क्या है? माता और बच्चों को मिलने वाले प्रोत्साहन की जानकारी के बारे में बताया गया है। बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए सशक्त न्याय योजना है। महिलाओं के विधिक अधिकारों के लिए विधि मॉड्यूल है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, इसके बारे में भी है। और सोन चिरैया और स्वयं सहायता समूह, इनके बारे में हम इस विस्तार से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आता है? किशोर शक्ति योजना। देखिए इन दोनों यूनिट्स में सीधा योजनाएं ही पूछेगा, कल्याणकारी योजनाएं का ये किसके लिए हैं, इनका ईयर क्या है, ये सब हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किशोर शक्ति योजना क्या है? किशोरी शक्ति योजना का सीधा तात्पर्य उम्र क्या है? 11 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है। और ऐसी बच्चियां जो हैं जो क्या है, किसी प्रकार से स्कूल छोड़ दिया है, किसी पर शारीरिक या उनको और सपोर्ट की आवश्यकता है, तो ऐसे 11 से 18 वर्ष तक की आयु की छोटी बालिकाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? इसका उद्देश्य स्कीम का है खासकर 11 से 18 वर्ष जो आयु की बालिकाओं की जो पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। क्योंकि देखिए जो किशोरी होती हैं, यही किशोरी या किशोर जो भी है, लड़के लड़कियां हैं, यही एक उम्र होती है जब उसमें शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, और इस कारण से उनको बहुत अत्यधिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मानसिक के लिए, और शारीरिक रूप से खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि वो उनको पोषण आहार बहुत बेहतर मिल सके। किशोरियों को अधिकाधिक सामाजिक अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने तथा उन्हें अपनी निर्णय निर्माण क्षमताओं डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है ना, में सुधार करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें अंग एवं साक्षरता प्रदान करना। मतलब शिक्षा क्या होती है? एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? जैसे आपने वहाँ क्लास 1 2 3 4 5 पढ़ रहे हैं, इसमें एक सिस्टमेटिक कोर्स है, सिस्टमेटिक एग्ज़ाम होता है, ये सब औपचारिक शिक्षा होती है, और आपको एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या मार्कशीट दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? उन बच्चियों को पढ़ना लिखना सिखाना कि आप पढ़ो लिखो और एक सामान्य जानकारी पढ़ाई के हिसाब से आप कर सको। किशोरियों को उनके घरेलू और व्यावसायिक कौशलों में सुधार उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षित करना एवं साधन संपन्न बनाना है। किशोरियों में स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, पोषण एवं परिवार कल्याण, गृह प्रबंधन तथा बाल देखभाल संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संभव प्रयास करना कि उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में या उसके बाद ही हो, यह पूरा प्रयास में किया जाएगा। उनके आसपास के सामाजिक मुद्दों और उनके जीवन पर इन मुद्दों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना। किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक है वो सिलेबस कीजिए, एक ऑथेंटिक टॉपिक को ही पढ़िए। क्योंकि देखिए जब आपको ये नहीं पता होगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो कोई भी रास्ता आपको दिखा देगा कि ये रास्ता यहाँ जाइए, आप पकड़िए, तो ठीक है आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप काफ़ी दूर और समय आपका निकल चुका होता है, तो वापस उसी रास्ते में आना, नया रास्ता और सही रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो प्लीज़ हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ता, सही गाइडेंस, सही मटेरियल और पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल का यूज़ कीजिए। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ
ऐसी जगह मत आप प्रयास करिए जहाँ पर आपको लगे कि यह सही में गाइडेंस हमको सही नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जहाँ आपको सही मिल रहा है गाइडेंस तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन प्लीज़ समय मिल गया है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सही गाइडेंस या सही बुक्स का चुनाव ना करें। दूसरी योजनाएं हैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाएं हैं। ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस बोर्ड का गठन तो पता है आपको 1953 में हुआ था, और इसमें जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड मिशन है, ये क्या है? ये राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर अत्यधिक प्रगतिशील इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास करना तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, क्षमता निर्माण और पूर्ण सशक्तिकरण के लिए सुस्पष्ट और सर्वोत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना है। कुछ उनकी योजनाएं हैं। क्या क्या योजनाएं हैं? देखो, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह। अल्पावास मतलब अल्प समय के लिए आवास गृह। जैसे कोई लड़कियां किसी कोचिंग से के लिए जाती हैं तो उनके लिए आवास हो, किसी कोई वर्किंग वूमेन है कि उसको जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कुछ समय के लिए उसको आवास की आवश्यकता है, तो ऐसे उनके लिए यह योजना बहुत काम की है। अब देखिए, बहुत से इसमें होता है वेश्यावृत्ति के लिए कोई विवश किया गया हो तो इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं और बालिकाओं को 6 महीने से 3 वर्ष तक अस्थायी आश्रम एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, यह क्या है? यह 2006 में इसको नया रूप दिया गया था। इसमें ऐसी जो मतलब 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 8 घंटे शिशु गृह चलाने, और उसमें क्या होगा, कोई वर्किंग वूमेन है और अपने बच्चों को वहाँ रखना चाहती हैं तो वह यह शिशु गृह स्कीम है उनके लिए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेरणा योजना। देखिए, सभी हम लोग योजनाएं पढ़ रहे हैं और योजनाओं में आप ध्यान दीजिए क्यों है, ये किस लिए है, और कुछ में विशेष रूप से उनकी सन की आवश्यकता है याद करने के लिए। अब देखिए, प्रेरणा योजना क्या है? इसमें लड़कियों की शादी करने एवं युवा माता एवं शिशु के स्वास्थ्य हित के लिए अंतराल रखने के लिए जन कल्याण स्तरीकरण कोष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान द्वारा जिम्मेदार पितृत्व रणनीति की एक प्रेरणा योजना 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में शुरू की गई है। इसमें क्या है? छोटी उम्र में शादी करने की विचारधारा को तोड़ने या जल्दी बारंबार बच्चे पैदा करने, इस संबंध में समुदाय की सोच बदलने के लिए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या होता है? लड़की कम से कम 19 वर्ष की होनी चाहिए और शादी होने के 2 वर्षों बाद बच्चे का जन्म होना चाहिए। इस स्थिति में दंपति को बेटा होने की स्थिति में 10,000 रुपये और बच्ची होने पर 12,000 रुपये मिलते हैं। यदि दूसरा बच्चा पहला बच्चा होने के 3 साल बाद, यदि दूसरा बच्चा होने के 1 साल बाद दंपति परिवार नियोजन को अपनाता है तो उन्हें बेटा होने की स्थिति में 5,000 रुपये अतिरिक्त व बेटी होने की स्थिति में 7,000 रुपये मिलेंगे। देखिए, इस योजना का सीधा तात्पर्य यह है कि पहली बात तो कम उम्र में शादी ना हो, और जब शादी हो तो शादी के 2 वर्ष बाद बच्चे हों, और बच्चे यदि होते हैं उन बच्चों के बीच में यदि अंतराल 3 वर्ष का है तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। यदि वो परिवार नियोजन के साधन अपना लेते हैं 1 साल बाद बच्चे के जन्म के, तो वह तो भी उनको यह क्या है, यह प्रेरणा राशि दी जाती है। बहुत सारी योजना है कि महिला की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। लड़की की शादी 19 साल के बाद होना चाहिए। शादी के कम से कम 2 साल के बाद सबसे पहले बच्चे का जन्म हो, कम से कम 2 साल बाद। पहले बच्चे के जन्म के कम से कम 3 साल बाद दूसरे बच्चे का जन्म हो, 3 साल का जो गैप होता है, ये सब दिया हो। अब देखिए, नेक्स्ट है महिलाओं के लिए बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए सशक्त न्याय योजना। ये क्या है? बलात्कार जहां ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को दंड देना आवश्यक होता है, वहीं पीड़ित महिला को गरिमा तथा आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करने की आवश्यकता होती है। यही यही वह सुरक्षात्मक न्याय है जिसे ऐसी घटनाओं को झेलने वाली महिलाओं के न्याय का आधार बनाया जाए, और उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति के साथ साथ परामर्श, आश्रय, मेडिकल तथा कानूनी सहायता दी जाए। ये सब बताया गया है इसके आधार पर। इसका उद्देश्य क्या क्या है? बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए वित्तीय
सहायता, आश्रय, परामर्श, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, ये सब देना। अब देखिए इसमें क्या है, जो मैं ये लक्षित समूह कौन कौन सा है। ये समूह ऐसा है जिस जो बलात्कार से प्रेरित हो। बलात्कार का अर्थ भी बताया गया है कि बलात्कार को अर्थ किस प्रकार से दे, उसकी मर्जी खिलाफ, ये दूसरा तीसरा ये सब चीज़ दिया हुआ है। ये सभी आधार के में ही बलात्कार को परिभाषित किया जा सकता है। फिर योजना के तहत सहायता क्या क्या है। इसमें जिला अपराध अपराध आघात आघात राहत तथा पुनर्वास बोर्ड है, जिला लेवल में, राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्य वही है कि महिलाओं के लिए स्कीम बनाना, स्कीम जो बनी हुई है उसको लागू करना और बेहतर इम्प्लीमेंट करना। पीड़िता की मृत्यु यदि होती है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर राशि दी हुई है कि परिवार को मिलेगा, या कमाऊ सदस्य है यदि 2 लाख रुपए मिलेगा, ये सब मिलेगा। अब राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, ये क्या है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नीति आई थी 2001। इसमें क्या कहा गया है। देखो ऑलरेडी संविधान में कहा ही गया है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और दिशा निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है। देखिए आपने, हम आपको फिर से एक बार बता दें कि संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, विशेषकर 14 अनुच्छेद से लेकर और कंप्लीट नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कीजिए तो 51 तक, 14 से 51 अनुच्छेद तक बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया प्लीज़ आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि वह क्वेश्चंस 1 2 3 4 करीब करीब 1 से 5 प्रश्न आने की संभावना है और सीधा सीधा पूछेगा अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। बिल्कुल हम आपको श्योर करते हैं कि ऐसा प्रश्न आना ही चाहिए, कि वह को 99% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर तो बनाया नहीं हमने, लेकिन हमें लगता है अनुभव के आधार पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान का 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब तो केवल योजनाएं दी हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। मेन मेन जो है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया क्या है। सोन चिड़िया एक ब्रांड और लोगो है। ये क्या है, यह जो स्व सहायता समूह द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, उसको सोन चिड़िया के नाम से एक लॉन्च किया गया है, जिससे वह बेहतर तरीके से उसकी ब्रांडिंग हो सके और वह मार्केट में आ सके और महिलाओं को फ़ायदा मिल सके। स्व सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह ये क्या है। ये है स्वयं सहायता समूह। ऑलरेडी कुछ महिलाओं का, 10 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है, जो जो अपने कार्य को करना चाहते हैं एक सहकारिता के रूप में, मतलब मिलकर कार्य करना चाहते हैं। वह एक बैंक के रूप में भी कार्य करती है, सरकार इनको योजनाओं को फाइनेंस भी करती है, जितना वो पूंजी लगाएंगे उससे उसका 90% वह फाइनेंस उनको कर देती हैं। आप तो चूंकि सोशल वर्क आपने किया होगा या आपने सुना होगा, तो स्व सहायता समूह के बारे में जानकारी होगी ही। भारत में महिला कल्याण के लिए उठाए गए कदम, इसमें क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका में पहला भूमिका देखिए संविधान के उपबंध। बार बार हम आपको बोले हैं ना कि आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप संविधान के बारे में ज़रूर ध्यान से आप प्लीज़ पढ़िए, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो राइट्स है, खासकर आपको क्या देखना है, मतलब आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ है उस चीज़ में आपको ध्यान से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है ना। तो प्लीज़ अब आप ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संविधान के उपबंध में जो भी उपबंध दिए हुए हैं वो उपबंध में आपको बताया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ये क्या है? कानून के आधार पर समानता, जिसमें लिंग के आधार पर कोई भी असमान नहीं माना जाएगा। और सामाजिक समानता मतलब ये महिला है ये पुरुष हैं, एक दुकान में सामान मिल रहा है तो सामान कोई भी ले सकता है। इस आधार पर नहीं अलग किया जा सकता कि वह महिला है या पुरुष है। ठीक है, ये सब कानून में दिया गया है संविधान में। इस प्रकार देखिए अनुच्छेद 42, इसमें भी क्या है? सरकार को महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब दिया गया। अब देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम महिला कल्याण के लिए 1980 में हुआ था, जिसमें बहुत सारे महिलाओं के कल्याण के बारे में बात कही गई थी। ध्यान है आपको? इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि परिवार नियोजन के बारे में, खासकर जो महिला कल्याण के बारे में, और ऐसी बहुत सारी बातें जो कही गई हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे महिलाओं के लिए, जिसमें 1970 के दशक में, 1980 में कल्याण, 1990 में सशक्तिकरण शब्द को विशेष रूप से जोड़ा गया। ये महिलाओं को लेकर ही प्रयास किए गए थे। शिक्षा और साक्षरता से संबद्ध कार्यक्रम बहुत सारे हैं। महिलाओं को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण है, यातायात के विशेष सुविधाएं। आप तो अच्छे से पता होगा कि बहुत सारी स्कीम विशेषकर महिलाओं के लिए है, जहां पर ये देखा गया होगा कि आप देखो आरटीओ में भी आप देखोगे जो लाइसेंस बनता है अब महिलाओं के लिए पूर्णतः मुफ्त है। मतलब यदि महिला किसी प्रकार का वाहन का लाइसेंस बनवाना चाहती हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई फीस ऑफिशियली नहीं पे करनी पड़ती। मतलब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल इस प्रोत्साहन के आधार पर कि वह अपना लाइसेंस बनवा सकें। स्वास्थ्य पोषाहार एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें भी बहुत सारे हैं कि भाई अलग से व्यवस्था की जाए, परिवार नियोजन की सामग्री की जाए, उनको बताया जाए कि परिवार नियोजन के साधन कैसे उपयोग करने हैं। और बहुत सारे अस्पताल वहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा जननी एक्सप्रेस चलती है, वो जननी एक्सप्रेस इस चलती है कि संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं, ये क्या होती हैं? इसमें बाल विकास मतलब महिलाओं और बच्चे का जो एक दूसरे से जोड़ के इसलिए इसको देखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि बच्चा तो पहली बात 9 महीने महिला के गर्भ में रहता है, तो बहुत सारी उसको वहाँ से चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो समेकित बाल विकास योजना है वह महिला और बच्चों का समान रूप से होता है। क्यों? जो बहुत सारे बच्चे बच्चे क्या होते हैं, देखिए आपका विकास महिला के गर्भ में होता है तो महिला का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से महिला जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से एक बहुत लंबा समय 2 साल 3 साल 1 साल वो माँ के साथ ही रहता है। और शुरुआत के जो 6 महीने 1 साल होते हैं वो माता के स्तन से दूध पीता है। इससे क्या होता है? महिला का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, जिससे यदि महिला स्वस्थ होगी तो वह महिला उस बच्चे के लिए भी बेहतर पोषण दे पाएगी। तो इसलिए इन दोनों की व्यवस्था सरकार ने अच्छे से करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे मंत्रालय जैसे ग्रामीण महिला विकास शक्ति संपन्नता परियोजना, ये क्या है? 1998 में वो वर्षों के लिए देश के चुने हुए राज्यों में चलाई गई थी। उद्देश्य क्या क्या है? आत्मनिर्भर बनाना, स्व सहायता समूह का गठन करना। प्रत्येक स्व सहायता समूह में 15 से 20 की सदस्यता होगी। मतलब जनरली ऐसा होता ही है, जो एसएचजी बनते हैं स्व सहायता समूह, उससे 15 से 20 लोग ही होते हैं। इंदिरा महिला योजना, ये क्या है? इंदिरा महिला योजना केंद्र स्तरीय परियोजना है जो अगस्त 1995 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का संपूर्ण विकास करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। परिवार समाज सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर सके, ये सब बताया गया है इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत। स्वयं सिद्धा योजना बहुत अच्छी योजना है। ये क्या है? ये है
देखिए इसमें बाद में क्या है, स्वयं सिद्धा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासकर महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। यह महिलाओं को स्व सहायता समूह में संगठित करने पर आधारित है और इसमें सेवाओं के समन्वय तथा अल्प ऋण उपलब्ध कराने और छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, रोजगार प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम। ये क्या है, यह महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रमों में मुख्य है। कौन कौन से, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, यह कब, ये जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, यह 1988 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान की जाती है। रोजगार सह आयोत्पादन पादन आय उत्पादन सह उत्पादन एकक तथा स्वावलंबन। यह क्या है, इसमें क्या है, आय उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी देना। यह नोराड कार्यक्रम 1982-83 में सारे देश में लागू किया गया था। बाद में इसका नया नाम स्वावलंबन रख दिया गया। नेक्स्ट क्या है, बालिकाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन। ये क्या है, बालिकाओं की समग्र श्रेणियों को ऊंचा उठाने तथा उनके प्रति परिवार तथा समुदाय के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1997 को, याद कीजिएगा डेट का, 2 अक्टूबर 1997 को बालिका समृद्धि योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए उनकी माताओं को प्रत्येक बालिका के लिए 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। स्वाधार योजना क्या है, यह 2001 और 2 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा। यह कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लिए लाभ के लिए है। महिलाओं के अधिकार और कानून क्या है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं जो निम्न रूप से हैं। कौन कौन से हैं, पहला ये महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य, यह 1982 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अधिनियम में 1992 में बना हुआ है। राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति यह 1995 बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में के दौरान भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के उद्देश्य से लिंग के आधार पर भेदभाव के समानता की संवैधानिक गारंटी को कार्यान्वित करने तथा पुरुषों के समतुल्य जीवन के समस्त क्षेत्रों में महिलाओं के दर्जे में सुधार लाने के लिए महिला शक्ति संपन्नता हेतु राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है। महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधान, देखिए बहुत सारे विधान हैं, इन विधानों का सामान्यतः उनका ईयर आ सकता है। जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और 2006 दो बार आया था ना, इसको बाद में संशोधित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986। देखिए सभी अधिनियम पढ़ना नहीं है हमको, हम लोगों को जो बहुत सारे, देखिए अधिनियम तो एक्ट तो ऑलरेडी हम लोगों ने 9th यूनिट में पढ़ लिए हैं, कुछ बीच बीच में भी पढ़ने को मिले हैं। और साथ में इनके केवल आप क्या ईयर को जरूर याद कर लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, विशेष विवाह अधिनियम हो गया, यह 1954, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 हो गया जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। अन्य बहुत सारे प्रयास किए गए। महिला श्रमिकों के लिए कल्याण कार्यक्रम, महिला श्रमिकों के लिए क्या बताया गया है, देखिए जो कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, ये सब जितने भी अधिनियम थे इसमें विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। जिसमें ये कहा गया था अलग से शौचालय होने चाहिए, महिलाओं की जो कार्यावधि होती है एक लिमिटेड समय तक ही होनी चाहिए, उनको रात्रि के बहुत सारे काम जो हैं, जो कठिन काम होंगे, खतरनाक काम होंगे और जिसमें सुरक्षा संबंधी नहीं होंगे, उनमें महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा। ये सब प्रावधान किए गए। सार्वजनिक सामाजिक सहायता राष्ट्रीय प्रसूति समाज कार्य का क्षेत्र जो योजना है 1995 यह लागू की गई। ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन तथा रोजगार के जनन संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक अभिकरणों की भूमिका, ये भी क्या है, बहुत सारी जो एनजीओज वगैरह होती हैं ना, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए कल्याणकारी प्रयास करती हैं।
अब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। इस अभिकरण की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कस्तूरबा जो गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्याय, इस अभिकरण की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में। ये जरूर आप अच्छे से याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए। भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इस अभिकरण की स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। विश्वविद्यालय महिला महासंघ, इसका भी उद्देश्य महिलाओं के कल्याण के लिए बनाया गया था। नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संगठन, इस संगठन की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय महिला केंद्रीय खाद्य परिषद, इसकी स्थापना 1950 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय महिला कल्याण संगठन, इस संगठन की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नव युवती ईसाई संगठन की राष्ट्रीय परिषद, ये क्या है? यह विश्व युवती महिला ईसाई संगठन की एक शाखा है। भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद, इस अभिकरण की स्थापना 1925 में हुई। मुख्यालय नागपुर है। अन्य अभिकरण बहुत सारे बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण भी है जो विशेषकर यूनिसेफ, जो विश्व बैंक है, ये सब हैं, वो महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का क्या? ये महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। हम बार बार कह रहे हैं यह पूरी योजनाएं नहीं है। हमने प्रयास ज़रूर किया है कि हम पूरी योजनाएं शामिल कर लें, अच्छे से कर लें, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं कि बहुत सारी, हो सकता है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसी कारण से मिस हो गई हों या बहुत बेहतर तरीके से नहीं आ पाई हों। तो प्लीज़ आप समझिए। आप हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धों के लिए सामाजिक नीति। इसके पहले हम लोगों ने महिलाओं के लिए पढ़ी, बच्चों के लिए पढ़ी। अभी हम पढ़ रहे हैं वृद्धों के लिए सामाजिक नीति। प्लीज़ आप इसको ध्यान से, इसके ईयर, इसका जो मेन मेन टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष घोषित करने पर भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, जो 60 वर्ष से या उससे ऊपर होते हैं, वो कहलाते हैं वरिष्ठ नागरिक, के प्रति अपने दायित्वों को गंभीरता से लिया तथा जनवरी 1999 में वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति घोषित की। नु- अ, घोषित राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस नीति के प्रावधान निम्नलिखित हैं। देखिए देखिए ध्यान से, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय नीति वृद्धजनों के लिए कब घोषित की गई? वह है पहला 1999 का। ठीक है। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत वृद्धों की वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी। वृद्धावस्था की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा तथा बचाव पक्ष पर बल देगा। क्लियर हुआ आपको? फिर उसके बाद वृद्धों की जीवन चर्चा के अनुरूप जो आवास विकसित किए जाएंगे, जैसे उनके उनके लिए जैसे आश्रम हो गए, वृद्धाश्रम हो गए, ठीक उसी प्रकार से उनके लिए पार्क हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उनके अनुरूप होंगी। वृद्धों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना, आवश्यकता की पूर्ति तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें निःशक्त विधवाओं तथा असहाय वृद्धों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। जीवन तथा संपत्ति की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष रियायतें, छूट, लाभ प्रदान किए जाएंगे। स्वैच्छिक संगठनों की पूर्ण भागीदारी बढ़ाई जाएगी। स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा। वृद्धों तथा बच्चों के बीच पीढ़ियों के अंतराल को कम करने तथा परिवार के एकीकरण के प्रयास किए जाएंगे। समाज कार्य विद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में वृद्धों की सेवा के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जाएगा। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए तथा इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए लोक प्रशासन के विशेषज्ञों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अब देखिए, इस जो नीति के अनुपालन में वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे एवं राज्य परिवहन बसों में किराए में छूट भी दी जा रही है। आपको पता होगा कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको रेलवे में या कहीं पर भी जाएंगे, यहाँ तक कि इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी 25% का रिबेट होता है। कहीं कहीं 60% होता है, कहीं 50% होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी संस्था क्या दे रही है, लेकिन हाँ, देती है छूट। वृद्धजनों के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में 80%
वृद्धजन गांव में रहते हैं, जिसके कारण उनकी देखरेख सरकार द्वारा उचित रूप से नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 51% वृद्ध महिलाओं की जनसंख्या 2016 तक हो जाएगी। 30% वृद्धजन गरीबी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है। अब वृद्ध महिलाओं की उम्र तथा विधवा होने पर लिंग को ध्यान में रखकर उन पर अत्याचार नहीं हो, ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। वृद्धजनों के भी सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे वृद्धावस्था में भी वे समाज को कुछ दे सकें। देखिए, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स जो 1999 में इसलिए बनाया गया था कि देश में 60 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः इस संस्था का उद्देश्य वृद्धजनों तथा उनकी पत्नियों को स्वयं की सहायता करना तथा उनमें यह भावना जागृत करना कि वह बेकार न रहें और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ भी वृद्धजनों के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिसके अनुसार क्या क्या हुआ है। देखिए, वृद्ध महिलाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, गाँव पर वृद्धजनों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। स्वास्थ्य सुविधा, घर की व्यवस्था, कल्याण संबंधी कार्यक्रम, आपदा, आपातकाल, प्रेस और मीडिया के को इन पर ध्यान देना, ये सब। अब स्वास्थ्य के संबंध में वृद्धजनों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वृद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से बीमारी होती है, तो उनको एक सेल्फ डिपेंड हो, किसी पर वो रहे ना कि नहीं हमें आवश्यकता है, तो सरकार भी बहुत कुछ वृद्धों के लिए अलग से जो मेडिकल खर्च है वो भी देती है। वृद्धजनों के स्वास्थ्य संबंधी बातों के अतिरिक्त उनके रहने की व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी और प्राइवेट घरों के स्कीम में 10% इनके लिए रखा जा सकता है और इनके लिए लोन की भी आसानी से उपलब्ध किए जाते हैं। आपको पता है कि जब बैंकों में यदि एफडी वगैरह होती है, तो यदि कोई सीनियर सिटीजन होता है तो उसके लिए आधा प्रतिशत जो ब्याज दर में अलग से इजाफा है। मतलब कह सकते हैं कि यदि एक सामान्य व्यक्ति को 6% मिल रही होगी, तो वृद्धजन यदि वो अपने में करेंगे तो उनको 6.5% वार्षिक दर मिलेगी। मैं हर जगह वृद्धों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम इसलिए बनाई जाती है जिससे दो फायदे हों। पहली बात तो क्या है, यदि ज़्यादा मिलेगा तो बहुत सारे ये होते हैं कि भाई एक काम करिए कि इन जो वृद्ध हैं उनके नाम से ही एफडी कर दी जाए, तो उनको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी पर्पस तो मिलता ही मिलता है। और बहुत से वृद्धजन ऐसे जिसके परिवार नहीं है, तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्ध ओल्ड एज होम यहाँ व्यवस्था होती है, जिससे क्या होता है, वह रख रखाव प्रबंधन में बहुत उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था वृद्धजनों से संबंधित लागू करने की व्यवस्था की गई है। जैसे 2007 में एक मेंटेनेंस, जो आपने एक्ट पढ़ा है ना, यूनिट 9 में, वही है ये। संसद द्वारा दिसंबर 2007 में बनाया गया, 21 राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया, 6 यूनियन क्षेत्र में लागू किया गया। और जिससे यह, यदि कोई मेंटेनेंस नहीं दिया दिया जा रहा है माता पिता को, तो वो उसको मेंटेनेंस या जीवन भत्ता दिया जा सके। अब देखिए, जम्मू कश्मीर लागू नहीं किया सकता, लेकिन ये लाइन हो गई है, इसको कट कर सकते हैं आप लोग, और ये दिया जा सकता है। ठीक है। अब कोई भी नियम, जितने भी नियम हैं, 5 अगस्त 2019 से जब जम्मू कश्मीर का वो एक्ट हट गया है, तब से हर एक नियम, हर एक कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहा है। अब देखिए, ये कंप्लीट हो गया आपका वृद्धजन का। तो आप प्लीज़ अच्छे से जितने भी ये टॉपिक, ये पूरी यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो हम लोग अंतिम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे और इसके टॉपिक भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यदि आपको को लगता है कि कोई भी टॉपिक या हम आगे किस प्रकार शुरू करें, प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और प्लीज़ अपनी बात को बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, जिस प्रकार से हम आगे का रिवीजन पार्ट या एमपी का पार्ट या पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। ओके, टेक केयर।